नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज है 8 सितंबर और आज हम कवर करेंगे 8 सितंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं, क्लरिकल से लेके तो यूपीएससी तक। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इन दोनों चैनल्स के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम में आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं 8 सितंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला सवाल है, हाल ही में एसडीएम में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान कुल कितनी मौतें दर्ज की गई। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट एसडीएम रिपोर्ट, हाउ मेनी डेथ्स वर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मानसून सीजन इन हिमाचल प्रदेश। तो कितनी रिकॉर्ड हुई हैं? 366। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो हिमाचल प्रदेश में 2025 के मानसून सीजन के दौरान कुल 366 मौतें दर्ज हुई हैं। इसमें से 203 मौतें बारिश से जुड़ी घटनाएं जैसे कि लैंडस्लाइड्स हैं, फ्लैश फ्लड्स हैं, क्लाउड बर्ड्स हैं, इनसे हुई हैं। इन तीनों को मैंने अच्छे से अलग अलग वीडियोस में कवर किया है कि ये क्या होते हैं, लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, ये कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, फ्लैश फ्लड्स क्या होता है। तीनों को मैंने अच्छे से अलग अलग वीडियोस में कवर किया है। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तीनों काफ़ी ज़्यादा खबरों में हैं, तो देख लीजिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं। अब यहाँ पे 203 मौतें तो हुई, ये जो घटनाएं हैं बारिश से जुड़ी घटनाएं जैसे लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड्स और क्लाउड बर्स्ट। और 163 मौतें हुई सड़क हादसों में। तो सड़क हादसों में जैसे मानसून की वजह से, बारिशों की वजह से सड़क खराब हो जा रही है, तो उसकी वजह से 163 मौतें हिमाचल प्रदेश में हुई है। ये आंकड़ा हिमाचल प्रदेश की एसडीएमए ने, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जारी किया है। हर साल मानसून सीजन में हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड्स और सड़क दुर्घटनाओं से बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान होता है। तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। और 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हिमाचल प्रदेश में आएंगे, उसका दौरा करेंगे, जहां पर भी लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट हुए हैं और इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा पारंपरिक खेल भीड़ को आकर्षित करने के लिए केरल के करुलाई में आयोजित किया गया। रिसेंटली विच ट्रेडिशनल स्पोर्ट अट्रैक्टेड ह्यूज क्राउड्स इन केरलास करुलाई। तो इसका राइट आंसर है बुलक कार्ट रेस। इसको वहाँ पे वांडी पोटू भी बोलते हैं, वांडी पोटू। तो देखिए, ये बुलक कार्ट रेस है। आपसे सीधा सवाल बन सकता है कि पहली बात तो बुलक कार्ट रेस ये मुख्यतः कहाँ पे खेला जाता है, तो केरल में खेला जाता है। और इसको ट्रेडिशनल जो इसके लिए शब्द है वो क्या है, वो वांडी पोटू है। ये पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ है बुलक कार्ट रेस। ये खेल हाल ही में केरल के मल्लापुरम जिले में करुलाई में आयोजित हुआ। इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और दर्शक शामिल थे। वांडी पोटू को ग्रामीण संस्कृति और परंपरा से जुड़ा लोकप्रिय खेल माना जाता है। ऐसे आयोजन स्थानीय स्तर पर मनोरंजन के साथ साथ समुदाय को जोड़ने का कार्य भी करते हैं। तो अब सवाल है कि ये क्यों मनाया जाता है, तो इन चीज़ों के लिए मनाया जाता है कि एक तो ये मनोरंजन करता है, दूसरा जो अलग अलग समुदाय हैं उनको साथ में जोड़ता है, और ये संस्कृति और परंपरा से जुड़ा काफ़ी लोकप्रिय खेल माना जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रसिद्ध समाज सुधारक को श्रद्धांजलि दी। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेड ट्रिब्यूट टू विच फेमस सोशल रिफॉर्मर। तो श्री नारायण गुरु, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रधानमंत्री ने हाल ही में महान समाज सुधारक श्री नारायण गुरु को श्रद्धांजलि दी। श्री नारायण गुरु केरल के एक प्रमुख दार्शनिक, संत और समाज सुधारक थे। तो सीधा सवाल बन सकता है कि कहाँ के थे? केरल के थे। जन्म कब हुआ था? 1856 में। मृत्यु कब हुई थी? 1928 में। उन्होंने जातिवाद, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ समानता और शिक्षा का संदेश दिया। उनका प्रसिद्ध उपदेश था एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, मानवता के लिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सवाल बना है कि बताओ, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, मानवता के लिए, ये जो आपका उपदेश है ये किसने दिया था? तो ये श्री नारायण गुरु जी ने दिया था। तो ये आपने ध्यान में रखना है जो उपदेश है। मोदी जी ने उन्हें याद करते हुए कहा कि उनके विचार आज भी सामाजिक सद्भाव और एकता के लिए प्रेरणा देते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री इशिबा शिगेरू ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इशिगा शिगेरू ऑफ विच कंट्री अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन। तो अभी ये नाम ही बता रहा है कि ये जो नाम है ये मुख्यतः एशियन कंट्रीज़ में, एशिया में तो वैसे इंडिया भी आता है, लेकिन एशियन कंट्रीज जैसे चाइना, जापान, ऐसे देशों में इस प्रकार के नाम होते हैं। और अगर आपको पता है इशिबा शिगेरू कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर हैं तो आपको पता ही होगा, लेकिन नहीं भी पता हो तो आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस प्रकार के नाम कहाँ होते हैं। तो जापान में, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना में। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर तुक्का ही लगाना पड़े तो ये कम ऑप्शन आपके पास बच गए। हालांकि इसका जो राइट आंसर है वो है जापान, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
अब यहाँ पे जब भी किसी देश के प्रधानमंत्री अपने इस्तीफे की बात करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक चुनौतियाँ हैं और हो सकता है कि देश अस्थिरता की तरफ चला जाए। तो इशिबा शिगेरू जापान के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। ये लंबे समय से जापान की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। इस्तीफे के पीछे की वजह के रूप में उन्होंने राजनीतिक चुनौतियां और सरकार पर बढ़ता दबाव बताया है। तो अब यहाँ पे प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि सरकार के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। तो जापान में प्रधानमंत्री का इस्तीफा राजनीतिक अस्थिरता को दर्शाता है और इससे नए नेतृत्व चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। तब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इन्होंने राजनीति ही छोड़ दी, इन्होंने एज अ पीएम रेजिग्नेशन दिया है। तो अगली बार हो सकता है चुनाव में ये खड़े और इनको ज़्यादा पावर अपने हाथ में चाहिए हो, जो कि शायद जो गठबंधन की सरकारें होती हैं वहाँ पे नहीं मिलता है। शिगेरू इशिबा इससे पहले कई बार रक्षा मंत्री और अन्य अहम पदों पर भी रह चुके हैं। तो मतलब माना हुआ खिलाड़ी है, माना हुआ राजनीतिज्ञ है। हाल ही में साइबर सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत स्मार्ट होम डिवाइसेस साइबर हमलों के प्रति असुरक्षित पाए गए, ये बहुत बड़ा नंबर है। देखो, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट बाय साइबर सिक्योरिटी काउंसिल, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्मार्ट होम डिवाइसेस जो आपके घरों में डिवाइसेस यूज हो रही हैं, वर फाउंड वनरेबल टू साइबर अटैक्स, कि वहाँ पे साइबर अटैक्स हो सकते हैं। कितने प्रतिशत? 70%। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 70% जो आपके स्मार्ट होम डिवाइसेस हैं वो वनरेबल हैं साइबर अटैक्स के लिए। ये बात हुई साइबर सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। तो ये खुलासा हुआ है कि 70% जो स्मार्ट होम डिवाइसेस साइबर अटैक के खतरे में हैं। इसमें स्मार्ट टीवी, सीसीटीवी कैमरे, स्मार्ट स्पीकर्स, राउटर्स और अन्य जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी आधारित डिवाइसेस होती हैं वो शामिल हैं। इन डिवाइसेस में अक्सर कमज़ोर पासवर्ड, अपडेट ना होना, कमज़ोर इंक्रिप्शन जैसी समस्याएं पाई जाती हैं। साइबर अपराधी इन कमजोरियों का इस्तेमाल कर डेटा चोरी, प्राइवेसी का उल्लंघन और नेटवर्क हैकिंग भी कर सकते हैं। रिपोर्ट में लोगों को सलाह दी गई है कि मजबूत पासवर्ड, नियमित अपडेट और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन करें। तो अगर आप में से भी किसी के घर में इस प्रकार की चीज़ें हैं तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। मजबूत पासवर्ड बनाना है, नियमित अपडेट करना है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन करना है। हाल ही में किस देश ने टेलीकम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन सहित कई क्षेत्रों में सुधार रिफॉर्म्स की घोषणा की? रिसेंटली विच कंट्री अनाउंस्ड रिफॉर्म्स अक्रॉस सेक्टर्स इंक्लूडिंग टेलीकम्युनिकेशंस एंड ट्रांसपोर्टेशन? तो साउथ कोरिया इज़ द राइट आंसर। साउथ कोरिया में अभी काफ़ी ज़्यादा टेलीकम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, न सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन बल्कि फाइनेंस, एनर्जी जैसे क्षेत्रों को भी यहाँ कवर किया गया है। उद्देश्य क्या है? आर्थिक वृद्धि को तेज करना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती लाना। रिफॉर्म्स के तहत सरकार टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, बेहतर कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दे रही है। साउथ कोरिया पहले से ही एक टेक ड्रिवन इकोनॉमी है और इन कदमों से ये डिजिटल और ग्रीन सेक्टर में और मजबूत बनने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में रिपोर्ट्स के अनुसार किस देश ने कोलोन कैंसर के लिए पहली वैक्सीन तैयार कर ली है? अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट्स, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड अ रेडी टू यूज़ वैक्सीन फॉर कोलोन कैंसर? कोलोन क्या होता है? देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे ये मान लो ये आपका आपका ये मुंह है, ये आपका आ गया ईसोफेगस जिसको फूड पाइप बोलते हैं। फिर ऐसे करके आ गया आपके पास स्टमक, ये आपका स्टमक है। यहाँ पे इस प्रकार से आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और यहाँ मैं अलग कलर से बनाता हूँ, ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसा होता है लार्ज इंटेस्टाइन ये। फिर ये होता है रेक्टम और यहाँ पे होता है एनस, गूदा बाहर, गूदा बाहर एनस। तो ये जो रेड कलर का आपको यहाँ तक दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हम कोलोन। लार्ज इंटेस्टाइन और कोलोन, ये होता है कोलोन। तो जब इसका कैंसर होगा, यहाँ पे कैंसर हो गया, उसके लिए वैक्सीन एक देश ने बनाई है। तो कौन है? हमारा प्रिय दोस्त रशिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो रशिया में पिछले काफ़ी सालों से कोलोन कैंसर के ऊपर रिसर्च चल रहा था। अभी यहाँ पे एक रेडी टू यूज़ वैक्सीन जो है उसको डेवलप इन्होंने कर लिया है। हाल ही में रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने कोलोन कैंसर के लिए वैक्सीन तैयार कर ली है। ये वैक्सीन अब क्लिनिकल उपयोग रेडी टू यूज़ के लिए उपलब्ध बताई जा रही है। कोलोन कैंसर दुनिया के सबसे सामान्य और घातक डेडली कैंसरों में से एक है। इस वैक्सीन का लक्ष्य है रोगियों में इम्यून सिस्टम को सक्रिय कर कैंसर कोशिकाओं से लड़ना।
अगर सफलतापूर्वक बड़े पैमाने पर उपयोग होती है तो ये ऑन्कोलॉजी, कैंसर ट्रीटमेंट जो होती है उसको ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, कैंसर स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ये पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना है। तो ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। हाल ही में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व्स कितने अरब डॉलर बढ़कर 694.2 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए। रिसेंटली इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स रोज बाय हाउ मेनी बिलियन डॉलर्स टू रीच 694.2 बिलियन डॉलर। तो कितने बढ़े हैं? 3.5 बिलियन डॉलर्स बढ़े हैं हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स, विदेशी मुद्रा भंडार। तो इस बढ़ोतरी के बाद कुल विदेशी मुद्रा भंडार 694.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए हैं। रिजर्व की वृद्धि में सबसे ज़्यादा योगदान फॉरेन करेंसी एसेट्स एफसीए और गोल्ड रिजर्व्स का रहा है। फॉरेक्स रिजर्व्स का उपयोग देश की विदेशी मुद्रा स्थिरता, आयात भुगतान और रुपए की मजबूती के लिए किया जाता है। भारत दुनिया के टॉप 5 फॉरेक्स रिजर्व होल्डर्स में शामिल है, जो आर्थिक स्थिरता का संकेत देता है। हमारा फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा है, इसका मतलब है कि हम आर्थिक रूप में स्थिर हैं, इकोनॉमिकली स्टेबल हैं। ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे हर साल कब मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज़ ब्राज़ील्स इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो 7 सितंबर को मनाया जाता है। पिछले कल ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। हर साल 7 सितंबर को ब्राज़ील अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ब्राज़ील ने 1822 में पोर्तुगल से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो जो पोर्तुगीज़ हैं, जो भारत में भी आए थे, आप सबको पता है कि सबसे पहले आए थे और सबसे एंड में गए थे। 1947 में भारत को बोलते हैं कि आज़ाद हो गया, लेकिन गोवा पोर्तुगीज़ के अधीन ही था। तो गोवा पोर्तुगीज़ से आज़ाद कैसे हुआ, इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में पूरी हिस्ट्री एनिमेशन के माध्यम से कवर करी है। आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब भारत आज़ाद हुआ था तो गोवा भारत का हिस्सा नहीं था, इवन सिक्किम भी भारत का हिस्सा नहीं था। तो गोवा और सिक्किम हमारे भारत का हिस्सा कैसे बने, इनको मैंने अच्छे से अलग वीडियोस में कवर किया है। इवन 1935 से पहले जो म्यांमार है ना, बर्मा अलग देश है, वो भी भारत का ही हिस्सा था। तो ये भी कैसे अलग हुआ, तीनों टॉपिक्स को मैंने अच्छे से अलग वीडियोस में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा। तीनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो पोर्तुगल ने भारत पे भी राज किया, भारत के गोवा में, और पोर्तुगल ने ब्राज़ील के ऊपर भी राज किया 1822 तक। 1822 में ब्राज़ील को मिली थी स्वतंत्रता। इस दिन को सेटे दे सिटेम्ब्रो, ये ब्राज़ीलियन भाषा है, या फिर दिया दा इंडिपेंशिया ऐसे करके कहा जाता है उनकी अपनी लैंग्वेज में। स्वतंत्रता की घोषणा डोम पेड्रो ब्राज़ील के पहले सम्राट ने की थी। ये ऐतिहासिक घोषणा साओ पोलो के इपिरांगा नदी के किनारे की गई थी। तो इपिरांगा नदी कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। ये दिन ब्राज़ील की पहचान और राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी का प्रतीक माना जाता है। पूरे देश में परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ये दिन मनाया जाता है। ब्राज़ील लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और उसका स्वतंत्रता दिवस वैश्विक राजनीति और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अहम माना जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा मातरबारी डीप सी पोर्ट किस देश में स्थित है, जो भारत के पूर्वी हिस्सों के साथ व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद करेगा। Recently, the Matabari deep sea port expected to boost trade and connectivity with Eastern India, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ईस्टर्न इंडिया, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, 7 सिस्टर स्टेट्स, इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो मातरबारी पोर्ट कहाँ पे है पूछा जा सकता है, बांग्लादेश में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हाल ही में ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो पूछा जा सकता है सवाल, ध्यान में रखिएगा। बांग्लादेश में स्थित है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, लॉजिस्टिक्स और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। ये पोर्ट पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के राज्यों को सीधा व्यापारिक लाभ पहुंचाएगा। ये पोर्ट बे ऑफ बंगाल में भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए रणनीतिक रूप से अहम है। मातरबारी पोर्ट में बड़े बड़े कंटेनर शिप्स को संभालने की क्षमता होगी, जो अभी चटगांव जैसे पारंपरिक पोर्ट में संभव नहीं है। इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी और भारत बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार भी तेज़ी से बढ़ेगा। ये प्रोजेक्ट भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और बांग्लादेश की ब्लू इकोनॉमी विज़न दोनों के अनुरूप है। ब्लू इकोनॉमी क्या होता है? इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ में मैंने इसको अच्छे से कवर किया है, देखिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए इंडियन इकोनॉमी, वहाँ आपको इकोनॉमी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ पे आपको ये भी मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। हाल ही में किस भारतीय निर्देशक, इंडियन डायरेक्टर ने अपनी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज़ के लिए विनाइस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया?
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। रिसेंटली विच इंडियन डायरेक्टर क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द वेनाइस फिल्म फेस्टिवल फॉर द फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज। तो यहाँ पे किसको मिला है ये पुरस्कार? अनुपर्णा रॉय को। अनुपर्णा रॉय, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ये भारतीय डायरेक्टर हैं जिन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है अपनी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए। कहाँ पे? वेनाइस फिल्म फेस्टिवल। तो यहाँ पे आपको ये नाम भी याद रखना है, अनुपर्णा रॉय, और इनकी मूवी का नाम भी याद रखना है, सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज। दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। दुनिया का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह माना जाता है ये वेनाइस फिल्म फेस्टिवल। इस अवार्ड को जीतने वाली अनुपर्णा रॉय भारत की पहली महिला निर्देशक बनी हैं। ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज में यादें, प्रकृति और इंसान के रिश्ते को गहराई से दिखाया गया है। ये उपलब्धि भारत के सिनेमा और क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी पहचान है। वेनाइस फिल्म फेस्टिवल का ये अवार्ड भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की वैश्विक मौजूदगी और बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। हाल ही में विस्तरना पारोरे अ म्यूजिकल वॉज अक्रॉस ब्रह्मपुत्रा कार्यक्रम किस दिग्गज कलाकार की जन्म शताब्दी बर्थ कैंटेनरी को मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है? रिसेंटली द इवेंट विस्तरना पारोरे अ म्यूजिकल वॉज अक्रॉस ब्रह्मपुत्रा was organized to celebrate the birth centenary of which legendary artist? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डॉक्टर भूपेन हजारिका। इनके बर्थ सेंटेनरी आ रही है जिसके लिए ये जो कार्यक्रम है ये आयोजित किया जा रहा है। डॉक्टर भूपेन हजारिका को बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। सीधा सवाल बन सकता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है? डॉक्टर भूपेन हजारिका। उनका एक मशहूर गीत है वसरना परोरे। ये असमिया समाज और नदी सभ्यता का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर उनकी याद में संगीत, कला और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। डॉक्टर भूपेन हजारिका पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड और भारत रत्न, ये इनको मरणोपरांत मिला था 2019 में, इनसे सम्मानित हो चुके हैं। यह आयोजन केवल असम ही नहीं बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक धरोहर और संगीत की एकता का उत्सव है। तो एक तो आपको इसके बारे में याद रखना है, दूसरा आपको यह याद रखना है कि डॉक्टर भूपेन हजारिका जी को बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्रा भी कहा जाता है। और इनको ये तीसरा ये कि भारत रत्न इनको 2019 में मिला था। हाल ही में भारतीय नौसेना के आईएनएस कदमत ने किस देश का दौरा किया? रिसेंटली द इंडियन नेवी शिप आईएनएस कदमत विजिटेड विच कंट्री? तो पापुआ न्यू गिनी में गया था हमारा आईएनएस कदमत। ये स्टील्थ कॉर्वेट क्लास वॉरशिप है। ये पापुआ न्यू गिनी में अभी गया था। दौरे का उद्देश्य सामरिक सहयोग, नौसेना अभ्यास और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ये यात्रा भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति और पड़ोसी देशों के साथ सामरिक साझेदारी को मजबूत करने का हिस्सा है। आईएनएस कदमत की पापुआ न्यू गिनी यात्रा में दोनों देशों के नौसेना अधिकारियों के बीच संवाद एवं अभ्यास शामिल था। ऐसे दौरे द्विपक्षीय समुद्री सुरक्षा, मानवतावादी सहायता और डिजास्टर रिलीफ सहयोग को भी बढ़ावा देते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर का दौरा किया जिसका स्वागत प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया? Recently, the Prime Minister of which country visited the Sri Ram Janmabhoomi Mandir and was welcomed by Prime Minister नरेंद्र मोदी? तो राइट आंसर क्या है? भूटान। भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अभी अयोध्या में आए थे श्री राम जन्मभूमि। श्री राम मंदिर बना है अयोध्या में, इसकी क्या खासियत है इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है। उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो जीके फैक्ट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं उन सारों को मैंने उस वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो भूटान के प्रधानमंत्री अभी भारत में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में गए थे। ये दौरा दोनों देशों के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को मजबूत करने का प्रतीक है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत की धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विश्व स्तर पर जाना जाता है। इस दौरे से भारत और भूटान के बीच राजनयिक, सांस्कृतिक और पर्यटन सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ऐसे कार्यक्रम द्विपक्षीय मित्रता और क्षेत्रीय स्थिरता को भी दर्शाते हैं। तो ये तो दोस्तों 8 सितंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं। अब हम डेली करंट अफेयर्स की एक वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे जहाँ पे हम सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। एएनआई, पीआईबी और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ चैनल्स हैं उन सारों से लेके हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं उनको लेकर आएंगे। और हर एक की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर और उसको अभी के अभी ज्वाइन करिए और वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं डेली स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के अपडेट्स देता रहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।
पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जोग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जो वीडियोज़ मैंने आपको बताई हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लीजिएगा। और जीके, करंट अफेयर और जीके टिप्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।